देखते हैं बच्चों, आज का टॉपिक है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र। क्या है? प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र। इसको टॉपिक को उठाते हैं। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र, ये डेरिवेशन है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र, सेकंड पार्ट फिजिक्स पार्ट टू। और ये जो फॉर्मूला है जो आपको डेरिवेट करना है, उस फॉर्मूले का जो कंसेप्ट है वो है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के सूत्र का जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है बच्चों कि जो फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है वो होता है n बराबर, फॉर्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन टू। n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन टू अपॉन साइन a बाई टू, ये फॉर्मूला है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के सूत्र का जो फॉर्मूला है वो है, सुनिए भैया, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन सूत्र का जो फार्मूला है वो होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन टू अपॉन साइन a अपॉन टू। फॉर्मूला क्या है कि साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन टू अपॉन साइन a अपॉन टू, ये फॉर्मूला आपको डेरिवेट करना है, सिद्ध करना है। इस फॉर्मूले में जो a होता है, a आपका प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। इस फॉर्मूले में a जो होता है वह क्या कहलाता है बच्चों? a आपका प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। फॉर्मूला है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन टू अपॉन साइन a अपॉन टू। इस फार्मूले में जो a है, कैपिटल A, इस कैपिटल A का मतलब होता है प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। अब बात आती है डेल्टा m की। बेटा, जो डेल्टा m होता है वह आपका न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूनतम विचलन कोण। जो ये डेल्टा m है यह आपका न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। जो डेल्टा है वह क्या कहलाता है? न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। और n माने क्या होता है? अपवर्तनांक। तो ये फॉर्मूला है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है सन 2024 के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बोथ के लिए, क्योंकि सिलेबस एक ही है। आपको पता होना चाहिए प्रिज्म द्वारा जो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई प्रिज्म स्मॉल n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन टू, साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन टू। a माने क्या होता है? प्रिज्म कोण यानी प्रिज्म एंगल या अपवर्तक कोण यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल। साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन टू अपॉन साइन a अपॉन टू। ये फॉर्मूला आपको डेरिवेट करना है और देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लें प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक कांच या ग्लास का ट्रायंगल शेप में वस्तु होती है, पदार्थ होता है। नहीं, नीचे से स्क्वायर ऊपर से फ्लैट नहीं होता, ट्रायंगल शेप में होता है। ट्रायंगुलर शेप में उसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं जो आप कहना चाह रही हो। दी ने बताया कि ट्रायंगुलर शेप में होता है वो सर, नीचे से स्क्वायर ऊपर से ट्रायंगल। देखिए उसका कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बताऊं। अगर मैं प्रिज्म बनाऊं तो प्रिज्म का कंसेप्ट कुछ ये होता है, ये ट्रायंगल बनाया, ये प्रिज्म है। ये क्या है बेटा? ये प्रिज्म क्या है? ये एक कांच का पदार्थ है, मतलब ये कांच का बना हुआ, कांच की बनी हुई वस्तु है। एक कांच नीचे
और एक कांच ऊपर, मतलब उभरा सा होगा इस तरीके से। फिर समझ लो कैसा होगा, उभरा सा, मतलब मोटा होगा। कैसा होगा, मोटा कांच। जैसे आपने लेंस देखा है, लेंस, ये मोटा लेंस है। देखिए एक कांच का पार्ट ये है और दूसरे कांच का पार्ट ये है, तो ऐसे प्रिज्म होता है। प्रिज्म क्या है, थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। मतलब उसमें क्या होगा, एक पार्ट तो नीचे की तरफ होगा और एक ट्रायंगल शेप में पार्ट ऊपर की तरफ होगा। तो आप देखेंगे क्या, आप उसमें देख पाएंगे जब एक पार्ट नीचे और एक पार्ट ऊपर है, तो ये वाला जो पार्ट बनेगा उभरा उभरा सा, ये रेक्टेंगल शेप में होगा। यानी ये वाला पार्ट रेक्टेंगल बनाएगा, ये वाला पार्ट रेक्टेंगल बनाएगा और ये वाला पार्ट रेक्टेंगल बनाएगा। दीदी की बात को अगर समझें तो तीन पार्ट तो रेक्टेंगल के बनने हैं। मतलब कांच के एक हिस्सा इधर रेक्टेंगल बनेगा, एक हिस्सा इधर रेक्टेंगल बनेगा, एक हिस्सा इधर रेक्टेंगल बनेगा। नहीं, प्रिज्म के अंदर तीन पार्ट तो रेक्टेंगल के हो गए। थ्री पार्ट्स कैसे हो गए बेटा, रेक्टेंगल के हो गए। अच्छा आगे समझ लें तो ट्रायंगुलर शेप में एक पार्ट ट्रायंगुलर शेप का नीचे हो जाएगा और एक पार्ट बाहर उभरा हुआ सा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ है जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई फर्क नहीं, स्पेलिंग मत देखिए, आप कंसेप्ट को समझें, ठीक है। रेक्टेंगल कैसे बनता है बताऊं अभी। रेक्टेंगल का मतलब होता है, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत का मतलब होता है जिसमें, हाँ इसमें ये ऐसा बनाना। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है ये रेक्टेंगल है, ये वाला पार्ट रेक्टेंगल है, तीन पार्ट रेक्टेंगल के हो गए। अब आप चित्र आपको मैं दिखा दूंगा, प्रिज्म ही दिखा दूंगा। कांच का ये कांच है ना, कांच पिरामिड, हाँ पिरामिड, पिरामिड। अभी बता, रुक जाइए भाई, बात नहीं करें। तो तीन पार्ट रेक्टेंगल के हो गए और आपने क्या देखा, इसमें टू पार्ट्स ट्रायंगल के हो जाएंगे। टू पार्ट्स किसके हो जाएंगे, ट्रायंगल के। तो टू पार्ट्स हो गए, टू पार्ट्स आपके ट्रायंगल के हो गए। ये हो गया ट्राई एंगल। टॉपिक क्लियर है। प्रिज्म का कंसेप्ट, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म जो होता है बेटा वह हमेशा बड़े विक्षेपण का काम करता है, यानी कि रंगों को भेदने का काम करता है, रंगों को बांटने का काम करता है। क्या करता है, रंगों को भेदने का काम। अब इस प्रिज्म की कंसेप्टिंग को समझो, प्रिज्म की कंसेप्टिंग को समझो। ये डाउट क्लियर हो गया, इसको मैं हटाता हूं। अब मैं इस कंसेप्ट को लेकर के चित्र बनाता हूं, प्रिज्म बनाता हूं एक, और देखिए प्रिज्म का चित्र सभी लोग समझाएंगे। ये मैंने एक बड़ा सा प्रिज्म बना दिया, इसका कोई अभी नाम नहीं देते हैं। देखिए यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, रे ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट रे आई इस जगह से। ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, हमने मान लिया ये प्रकाश की किरण जो आई ये पी बिंदु से चली। कहां से चली बेटा, और ये इस देखो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड सरफेस है। ये रिफ्रैक्टेड सरफेस है, ये भी रिफ्रैक्टेड सरफेस है, ये भी परावर्तक पृष्ठ है, ये भी परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक नहीं सॉरी अपवर्तक पृष्ठ, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, रिफ्रैक्टेड सरफेस है। जब प्रकाश की किरण यूं आई और ये पी बिंदु से चली और क्यू बिंदु पर आई, किस पे आई बेटा, क्यू बिंदु पर। ये हमने क्यू पॉइंट मान लिया। कैसा पॉइंट मान लिया। अब ये क्या हुआ, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंट्री करेगी। तो एंट्री करने के बाद क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुकती हुई नजर आएगी। तो यहाँ से अभिलंब बनाएंगे, तो यहाँ से जो आप अभिलंब बनाएंगे, अभिलंब कुछ इस तरीके से जाएगा। ये भुजा जा रही है, ये अभिलंब की, ये भुजा किसकी जा रही है बेटा, अभिलंब की। अब यहाँ से अभिलंब की ओर झुकती नजर आएगी, तो मैंने मान लिया अभिलंब की तो ऐसे झुक गई, ऐसे सीधी, ये किरण ऐसे अभिलंब की ओर झुकती हुई निकल गई। ठीक है, ये अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से रिफ्रैक्टेड सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली रेखा। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन हो गई, रेखा हो गई। तो ये पॉइंट Q से ये अभिलंब का काम कर रही है, ये आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण हो गई। ये आपतित किरण इस अपवर्तक पृष्ठ पे टकराई और टकराने के बाद नॉर्मल की ओर झुकती हुई नजर आई, मतलब दूर नहीं जा रही है, थोड़ी झुकती नजर आ रही है, सीधी निकल गई। अब जब ये सीधी निकल गई तो ये मान लीजिए दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पे जाके टकराई, दूसरे रिफ्रैक्टेड सरफेस पे जाके टकराई, और मान लो वो पॉइंट R पे जाके टकराई। किस पे टकराई, पॉइंट
आर पर जाकर के टकराई। अब ये जो इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे अब फिर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और रिफ्लेक्टेड होकर के मान लीजिए ये इस तरीके से निकल गई, ये इस तरीके से अपवर्तित हो गई, यानी कि रिफ्रैक्टेड हो गई। तो यहां पे भी नॉर्मल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? यहां पे नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, ये नॉर्मल रेज हो गई, ठीक है। और ये नॉर्मल रे हो गई। ये कैसी रे हो गई बेटा? भैया आपने देखा नहीं, ये पॉइंट आर के लिए नॉर्मल है, ये पॉइंट आर के लिए नॉर्मल लिखा है। ये प्रकाशीकरण इस वाले फेस के लिए आपतित किरण कहलाई। और ये क्या हो गया? अविलंब से दूर हटती नजर आएगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अविलंब से दूर हटती नजर आ रही है। अविलंब ये जा रहा है तो ये किरण दूर नजर आ रही है। टॉपिक क्लियर है। दो अपवर्तक पृष्ठ काम कर रहे हैं, पहला अपवर्तक पृष्ठ और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। आगे समझने का प्रयास करो। यहां हम क्या करेंगे, ये जो किरण आप देख पा रहे हैं ये वाली, समझना, ये आपतित किरण है। पहले अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये PQ क्या है? आपतित किरण है। और ये क्या है बेटा? अविलंब है। आपतित किरण अविलंब के बीच का कोण एंगल I कहलाता है, यानी कि एंगल I कहलाता है, यानी कि आपतन कोण कहलाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। ये आपतन कोण हो गया। अब ये प्रकाशीकरण यूं जा रही है, ये अविलंब है, और प्रकाश की किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होता है वह अपवर्तित कोण, यानी कि एंगल R कहलाता है। तो ये कोण क्या हो गया? एंगल R हो गया। तो प्रथम सरफेस के लिए, पहले पृष्ठ के लिए आपने क्या देखा? ये वाला एंगल I कहलाया, ये वाला एंगल R कहलाया। अब दूसरे पृष्ठ पे आ जाते हैं, तो दूसरे पृष्ठ पर आप लोग क्या समझ पा रहे हो? दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम समझें, इसको नाम दे दिया गया, क्या दे दिया गया? इसको नाम, एंगल R कहलाया, इसको नाम दे दो R1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या दे दो? R1। अब हम दूसरे पृष्ठ की अगर हम बात करें, तो दूसरे पृष्ठ के लिए ये कैसे, ये रे कहलाएगी आपतित किरण, और ये कहलाएगा अविलंब, तो ये कहलाएगा आपतन कोण। आपतन कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और इस आपतन कोण को नाम दे दिया गया एंगल R2। क्या नाम दे दिया गया? एंगल R2। वैसे आप चाहो तो इसको I दिया है, इसको I1, इसको I2 कर दो, इसको I1, इसको I2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके अध्ययन की बुक में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसको, ये आपतन कोण है दूसरे सरफेस के लिए, ये आपतन कोण है, तो आपतन कोण कहलाया एंगल R2। और ये कौन सा कोण कहलाएगा? अपवर्तन कोण। क्या कहलाएगा बेटा? अपवर्तन कोण। और इस अपवर्तन कोण का नाम हो गया, या इसको हम अपवर्तन कोण कह सकते हैं या निर्गत कोण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दूसरे वाले पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण या निर्गत कोण, इसको नाम दे दिया गया एंगल E। क्या नाम दे दिया गया? एंगल E नाम दे दिया गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रिज्म को नाम दिया गया ABC। क्या नाम दिया गया बेटा? ABC। इस ABC प्रिज्म में जो एंगल A है ये कहलाया प्रिज्म कोण। एंगल A क्या कहलाया? प्रिज्म कोण, जो ऊपर लिखा हुआ है। एंगल A क्या कहलाया? प्रिज्म कोण, या इसको हम अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं, अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। देखिए, ये आपतित किरण थी, कायदे में इस आपतित किरण को यूं सीधे जाना चाहिए था, कायदे में इस आपतित किरण को यूं सीधे जाना चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। और ये अपवर्तित किरण थी, और इस अपवर्तित किरण को सीधे यूं जाना चाहिए था। तो जहां आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, हमने मान लिया M बिंदु पर काट रहे हैं। किस पर काट रहे हैं बेटा? M बिंदु पर। तो जहां आपतित किरण की सीधी लाइन और अपवर्तित किरण की सीधी लाइन जैसे पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, उस पॉइंट के जो बाहर वाला एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं बेटा? विचलन कोण, डेल्टा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं एंगल इंग्लिश में? डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डेविएशन एंगल। क्या समझे? जो कायदे में ये आपतित किरण है, इस आपतित किरण को सीधे जाना चाहिए था,
ये अपवर्तित किरण है, इस अपवर्तित किरण को सीधे जाना चाहिए था। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण की सीधी लाइन जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उन दोनों के बीच में बनने वाला बाह्य कोण ये डेल्टा विचलन कोण या डेविएशन एंगल कहलाता है। तो ये कोण क्या हो गया बेटा? विचलन कोण या डेविएशन एंगल डेल्टा। क्या हो गया? डेविएशन एंगल डेल्टा। अब बचा क्या? देखो, एक तो ये नया एंगल बना, एक नया एंगल ये बना कि नहीं बना बच्चों? टॉपिक क्लियर है? टॉपिक क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इसको, इस फॉर्मूले को हल करना है। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले एक चीज देखो, ये लाइन जो जा रही है, इस पॉइंट को भी हमने कोई नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। हमने मान लिया पहले वाले अपवर्तक पृष्ठ की अविलंब ये रही QN, दूसरे वाले अपवर्तक पृष्ठ की अविलंब ये रही RN। ये एक दूसरे को N बिंदु पर काट रही हैं। इस वाले अपवर्तक पृष्ठ की अविलंब ये रही, इस वाले अपवर्तक पृष्ठ की अविलंब ये रही। ये दोनों अविलंब एक दूसरे को N बिंदु पर काटने का काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? टॉपिक क्लियर है? अब एक चीज देखते हैं, यहां पर हम एक चतुर्भुज उठाएंगे। हमें ये फॉर्मूला डेरिवेशन करना है। हमने यहाँ एक चतुर्भुज उठाया और चतुर्भुज हमने उठा लिया चतुर्भुज AQNR से। चतुर्भुज AQNR समझना सभी लोग। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, कौन सा उठा लिया आपने? AQNR। AQNR। आपने चतुर्भुज कौन सा उठाया? आपने क्वाड्रिलेटरल कौन सा उठाया? आपने क्वाड्रिलेटरल उठाया AQNR। AQNR। अच्छा एक चीज देखो, इस चतुर्भुज में आपको एक चीज दिखाई दे रही है। आप लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। हम लिखेंगे, ये इन लगाइए, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। होता है कि नहीं होता है? तो क्या कहानी बनेगी? एंगल A प्लस एंगल AQN पूरा का पूरा, ठीक है ना? एंगल AQN प्लस एंगल QNR, एंगल QNR प्लस एंगल ARN या NRA, कुछ भी लिख सकते हो। एंगल NRA बराबर कितना हो जाएगा? 360 अंश। ठीक है, अब समझो, एंगल A के स्थान पर एंगल A ही रहेगा। एंगल AQN को चेक करो भैया, आप लोग एंगल AQN को आप देख पा रहे हैं? देखो, ये क्या लाइन है? ये अभिलंब है या नहीं है? ये अभिलंब है और ये रेखा है। अभिलंब और रेखा के बीच में ये पूरा कोण कितने का होगा? 90 अंश का होगा। इतना पूरा कोण 90 का, इतना पूरा कोण, तो एंगल AQN का मान कितना हो गया? 90 अंश। अभिलंब की और रेखा के बीच का कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये पूरा एंगल AQN 90 अंश का हो गया, प्लस एंगल QNR, एंगल QNR इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यही पुट कर दो। एंगल QNR, एंगल QNR आगे प्लस एंगल NRA, एंगल NRA सेम यही स्थिति बनेगी बेटा। देखिए एंगल NRA की जो वैल्यू होगी ये वाली, ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा बताओ? एंगल NRA का एंगल भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये अभिलंब है और ये रेखा जा रही है। अभिलंब और रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। 90 डिग्री बराबर कितना आ गया? ये 360 अंश। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा देखिए, एंगल A
प्लस एंगल क्यू एन आर बराबर 360 डिग्री, 90 90 180। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर बराबर 360 में से 180 क्या, कितना बचा? 180 बचा। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। कितना मान लिया? समीकरण नंबर 1। कहीं कोई दिक्कत? टॉपिक क्लियर है? अब आप एक काम कर सकते हो, आप देखो, आपको एंगल क्यू एन आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एंगल क्यू एन आर के हटाना पड़ेगा। ये क्यू एन आर आ रहा है ना, ये वाला एंगल, ये आपको हटाना पड़ेगा। इस क्यू एन आर को हटाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आप ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल क्यू एन आर से ये वाला ट्राइंगल उठा लो, क्यू एन आर, ये आप लिखो ट्राइंगल क्यू एन आर से। तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल क्यू एन आर से। आपने ट्राइंगल क्यू एन आर ले लिया। ट्राइंगल क्यू एन आर से आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो भैया क्यू एन आर में समझो, क्यू एन आर त्रिभुज में ये वाला कोण R1 है, ये वाला कोण R2 है और ये वाला कोण क्यू एन आर है, बराबर 180 अंश हो जाएगा। R1 प्लस R2, एंगल लगाना चाहो तो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एंगल क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर हो गया 2। कितना हो गया? 2। देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। RHS दोनों के बराबर हैं। LHS कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आप क्या लिखेंगे? बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखो? एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर बराबर एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्यू एन आर। एंगल क्यू एन आर से एंगल क्यू एन आर कट गया, तो एंगल ए का मान कितना आ गया? एंगल R1 प्लस एंगल R2। तो ये एंगल ए का मान आ गया, जिसको आप कह रहे हैं ये वाला कोण, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। एंगल ए का मान किसके बराबर आ गया? एंगल R1 प्लस एंगल R2 के। तो भैया इन दोनों का यानी कि अपवर्तन कोण, पहले वाले प्रिज्म का अपवर्तन कोण, मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण, मतलब आपतन कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। दूसरे वाले प्रिज्म का आपतन कोण, इन दोनों के योगफल के बराबर आ गया एंगल ए का मान। एंगल ए का मान आ गया। इसके आगे समझेंगे। अब हम निकालेंगे विचलन कोण डेल्टा का मान। ये विचलन कोण डेल्टा है। ये क्या है बेटा? विचलन कोण डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? विचलन कोण लिखा है, विचलन कोण डेविएशन एंगल। अब हम निकालेंगे विचलन कोण डेल्टा के लिए। अब आप विचलन कोण डेल्टा का मान निकाल रहे हैं, तो विचलन कोण डेल्टा का मान निकालने के लिए त्रिभुज उठाओ एम क्यू आर। कौन सा त्रिभुज उठाओगे? त्रिभुज एम क्यू आर, ये वाला त्रिभुज उठाएंगे, त्रिभुज एम क्यू आर। आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल एम क्यू आर से, ट्रायंगल एम क्यू आर से। आपको पता होना चाहिए, आपने एक बहिष्कोण प्रमेय पढ़ रखी है। कौन सी प्रमेय पढ़ रखी है? बहिष्कोण प्रमेय। तो आप लिखेंगे बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय आपने क्या पढ़ा हुआ है? बहिष्कोण प्रमेय में आपने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? एंगल मतलब विचलन कोण डेल्टा बराबर एंगल एम क्यू आर, एंगल एम क्यू आर, एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल एम आर क्यू। अब भैया समझने का प्रयास करो कि भैया ये वाले कोण और ये वाले कोण कैसे ज्ञात किए जाएंगे, समझने का प्रयास करो। देखो ये पूरा कोण कितने का है? ये पूरा कोण कितने का है? अरे बताओ, ये कोण कितने का है? आई है तो, अरे आई है, आई ये तो ये पूरा कोण कितने का होगा? आई का होगा कि नहीं होगा?
देखो ये लाइन यूं जा रही है और ये लाइन यूं जा रही है, तो ये लाइन और ये लाइन, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए कि नहीं हो गए? तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये एंगल आई तो पूरा एंगल आई, जब ये एंगल पूरा एंगल आई है और इसमें से R1 घट रहा है तो ये एंगल कितने का बचा? ये एंगल बचा एंगल I माइनस एंगल R1। बचा कि नहीं बचा? नहीं पड़ेगा, नहीं समझ में आया ये लाइन? देखो ये लाइन, ये एंगल और हाँ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये लाइन क्लियर हो गई? ये वाली लाइन क्लियर है सभी बच्चों की? एंगल I माइनस एंगल R1 ये वाला कोण बचा, ठीक है। अब ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल कितना है बेटा? एंगल E, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा? पूरा एंगल होगा एंगल E का, तो ये एंगल कितना बचा? एंगल E माइनस एंगल R2। कितना बचा? एंगल E माइनस एंगल R2। डाउट क्लियर है भाई? ये पूरा एंगल E है, तो ये भाई शीर्षाभिमुख कोण हो गए, पूरा एंगल E होगा, तो E पूरे E में से R2 हटा दो तो इतना एंगल बचा कि नहीं बचा? PQR कहते हैं। हाँ ठीक है, अब ये पॉइंट उठा के इसमें लगा दीजिए। डेल्टा इज इक्वल टू एंगल MQR, एंगल MQR का मान है एंगल I माइनस एंगल R1 प्लस एंगल MRQ का मान कितना है? एंगल E माइनस एंगल R2, एंगल E माइनस एंगल R2। अब एक काम करो, एंगल I और एंगल E साथ साथ लिख लो, एंगल I प्लस एंगल E माइनस R1 माइनस R2 में माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, अंदर बचा एंगल R1 प्लस एंगल R2। अब आपको पता है कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 का मान एंगल A आया है। कितना आया है? एंगल A। तो आप कुछ मत करो, यहां पर लिख दो एंगल A। क्या लिख दो? तो क्या लिख देंगे? डेल्टा बराबर एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A माइनस एंगल A। ये फॉर्मूला ये निकल के आया विचलन कोण। ये क्या निकल के आ गया? डेल्टा का मान। डेल्टा का मान कितना निकल के आया? एंगल I यानी कि आपतन कोण पहले पृष्ठ के लिए, एंगल E, एंगल E का मतलब हो गया अपवर्तन कोण दूसरे पृष्ठ के लिए, माइनस एंगल A, एंगल A का मतलब हो गया प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। ये विचलन कोण निकल आया। ये क्या निकल आया बेटा? विचलन कोण निकल आया। अब आप समझने का प्रयास करो। अब हम आगे इसमें निकालेंगे। अब हमने ये मान लिया कि ये दूरी बहुत छोटी है। कैसी है? दूरी बहुत छोटी है, न्यूनतम विचलन हो रहा है। कैसा विचलन हो रहा है बेटा? न्यूनतम विचलन हो रहा है। तो भैया न्यूनतम विचलन के लिए क्या लिखेंगे? अब न्यूनतम विचलन के लिए आप लिखेंगे न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा M। क्या हो जाएगा? डेल्टा M। भाई डेल्टा का मतलब हो गया विचलन और M का मतलब हो गया मिनिमम, तो न्यूनतम विचलन का मतलब क्या हो गया? डेल्टा M। क्या हो गया बेटा? डेल्टा M। अच्छा देखो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या बनेगी कहानी? जो I है उसको हम E के बराबर लिखेंगे या E को I के बराबर लिखेंगे, मतलब एंगल I बराबर हो जाएगा एंगल E। अगर विचलन न्यूनतम होगा, अगर विचलन न्यूनतम होगा, अगर डेविएशन मिनिमम होगा, अगर डेविएशन मिनिमम होगा तो क्या कहानी बनेगी? जो कोण I है, मतलब जो अपवर्तन कोण है, आपतन कोण, वह अपवर्तन कोण के बराबर होगा। जो आपतन कोण है, अपवर्तन कोण के न्यूनतम विचलन हुआ ही नहीं, तो जो आपतन कोण है वह अपवर्तन कोण के बराबर होगा। तो एंगल I बराबर होगा एंगल E, यानी एंगल E के स्थान पर एंगल I लिख सकते हैं। और दूसरी बात भैया कि दूसरी बात ये बताई गई, और R1 बराबर R2, और R1 जो R2 है ये भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, और R1 बराबर होंगे R2 के, और इसको हम मान लेंगे स्मॉल r के। किसके बराबर मान लेंगे? स्मॉल r के। मतलब जो R1 और R2 हैं ये भी आपस में बराबर होंगे और इनको हम मान लेंगे स्मॉल r के बराबर। अब देखिए
आपके पास विचलन कोण कितना दिया था? आपके पास विचलन कोण था डेल्टा बराबर एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस का एंगल ए, यही था कि नहीं था? अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, डेल्टा बराबर एंगल आई, एंगल वेरी गुड, एंगल ई के स्थान पर भी आप क्या लिखेंगे? एंगल आई, और एंगल आई ए के स्थान पर क्या लिखेंगे? एंगल R1 प्लस R2। अच्छा, एंगल R1 प्लस एंगल R2, तो मतलब हो गया एंगल R प्लस एंगल R प्लस एंगल R। R1 के स्थान पर R लगा दिया, R2 के स्थान पर भी R लगा दिया, तो क्या बनी कहानी? डेल्टा M बराबर न्यूनतम विचलन बराबर 2 एंगल I माइनस 2 एंगल R, 2 एंगल R। भैया उन्होंने एक काम करा है, यहाँ एंगल ए के स्थान पर एंगल ए लिखा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल ए, ठीक है? तो क्या बना? 2 एंगल आई माइनस का एंगल ए, आर के कोई काम नहीं है, 2 एंगल ए। तो डेल्टा एम का मान कितना आया? 2 एंगल आई माइनस का डेल्टा ए। आया नहीं आया? यहां से आप एक काम करो, यहां से आप आई का मान निकाल लो, यहां से आप किसका मान निकाल लो? आई का। तो ये हो जाएगा 2 एंगल आई बराबर डेल्टा एम प्लस एंगल ए, या ऐसे लिख सकते हो, आगे एंगल ए लिख लो, डेल्टा एम बाद में लिख लो। आप ऐसे लिख सकते हो एंगल आई बराबर एंगल ए प्लस डेल्टा एम, ये 2 वहां पहुंच के डिवाइड का हो जाएगा, तो एंगल आई का मान ये निकल आया। आया नहीं आया? तो ये तो आ गया एंगल आई का मान। किसका मान आ गया बेटा? एंगल आई का मान आ गया। तो अब क्लियर है? बेटा ये किसका मान आ गया? एंगल आई का मान आ गया। एंगल आई का मान कितना आ गया? एंगल आई का मान आ गया डेल्टा ए प्लस एंगल ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। अब एंगल आर का मान और निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो, चूंकि आपको पता है एंगल ए बराबर R1 प्लस R2, एंगल R1 प्लस एंगल R2। अच्छा देखो, एंगल ए बराबर एंगल R1 का मान, एंगल R1 का मान एंगल ए बराबर 2 वहां ट्रांसफर कर दो, R बराबर एंगल ए अपॉन 2। आर का मान आ गया ये, आई का मान आ गया ये, आर का मान आ गया ये। हमें निकालना क्या है? अपवर्तन। हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव लगा दो स्नेल के नियम से, स्नेल के क्या है नियम? n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई का मान आ चुका है, साइन आर का मान आ चुका है, पुट कर दो। तो देखिए भैया, n बराबर साइन आई का मान कितना है? ये रहा, एंगल ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन आर का मान कितना आया है? एंगल ए अपॉन 2। और साथ यही फॉर्मूला हमको प्रूव करना था। प्रिय मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको एक बार आप लोग ढंग से पढ़िएगा। सभी लोगों को नमस्कार।